Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सबों का न्यूज़ अलर्ट में। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे देश में वो है कश्मीर का। कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर हम देशवासी बोलते हैं और कश्मीर के लोग केवल कश्मीर बोलते हैं, खास करके जो भी चरमपंथी नेता हैं या अलगाववादी नेता है वहाँ के। मगर 370 और 35A हटाने के बाद 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने वहाँ के जो गुपकार संगठन है 6 पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर बना था, और वो संगठन इसलिए बना गुपकार क्योंकि 370 और 35A की वो मुखालफत करेगा और जम्मू कश्मीर में पुनः लागू करने की यहाँ पर पैरवी करेगा। प्रधानमंत्री के निमंत्रण जाने के बाद उन लोगों की आपस में मीटिंग हुई और आज प्रधानमंत्री की बैठक में जब उन लोगों को सम्मिलित किया गया, पहले तो कुछ सुर अलग अलग थे उनके, खास करके जो मंत्रा हैं हमारी, वो महबूबा मुफ्ती, उन्होंने पाकिस्तान का राग पहले ही छेड़ दिया। ये तो हमारे देश की स्पष्ट नीति है कि देश के आंतरिक मामले में बाहरी लोगों को कभी हम हस्तक्षेप नहीं करने देते और नहीं वैसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं, मगर जिसका एजेंडा ही पाकिस्तान हो और उस एजेंडे के आधार पर ही उसकी राजनीति और उसके राजनीतिक दल सभी आधारित हों, तो वैसे लोगों के क्या कहने। वैसे लोग उसी पर आधारित हैं और आने वाले चुनाव में शायद उन्हीं चीज़ों को वो मुद्दा भी बनाएंगे वहाँ पर कश्मीर में। तो उनसे तो पहले गुपकार संगठन के एक दूसरा घटक दल टीडीपी के अलावा जो नेशनल कांग्रेस है, वो फारूक अब्दुल्ला ने खुद को अलग कर लिया, बोला कि वो उनका पॉलिटिकल मामला हो सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में बैठक हुई, 3.5 घंटे की मैराथन बैठक प्रधानमंत्री आवास में चली, जिसमें देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पीएमओ के सारे लोग थे और उसके अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और मनोज सिन्हा जो वहाँ के हैं उपराज्यपाल कश्मीर के, वो भी थे। तो वैसी परिस्थिति में 3 घंटे के बाद बाहर निकलने के बाद लोगों ने अपनी बातें रखी और सभी सेटिस्फाइड रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सबकी बात सुनी और आश्वासन भी दिया कि हम पहले परिसीमन कराएंगे और उसके बाद हम जाकर के वहाँ पर राज्य सरकार भी बहाल करेंगे। और यूँ देख लें कि मुफ्ती मोहम्मद ने कहा कि जो महबूबा मुफ्ती हैं कि हम वहाँ पर 370 का विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण विरोध करेंगे, यानी कि क्रांति चलती रहेगी। 35A का भी विरोध करेंगे और उसके अलावा जो भी लोकतांत्रिक तरीके हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे। हम चुनाव भी चाहते हैं, अमन भी चाहते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने बात बिल्कुल मतलब एक अच्छे माहौल में सुना और ऐसे फैसले जो लिए गए जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल हित में नहीं हैं, उनको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए। उसके बाद इस डायलॉग के बाद उन्होंने एक अहम बात भी कही कि अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं डोभाल हैं, वो पाकिस्तान से डायलॉग अपने स्तर पे कर रहे हैं और ये पाकिस्तान से डायलॉग हो रही तो बेहतर चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान से होने वाला डायलॉग केवल भारत का काम नहीं है, पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए और हम इसके हिमायती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ही चीज़ें होती हैं यहाँ पर, इसके लिए वो करना चाहिए। तो ये भी एक अहम चीज़ है और उसके लोग वहाँ पे फेवर करने वाले भी कश्मीर में हैं। उनसे बात हुई है, तो अगर इस तरह का एक सिलसिला चल रहा है, हम इसको वेलकम करते हैं। अच्छी बात ये होगी कि अगर दोनों मुल्क मिलकर बातचीत के लिए एक माहौल बनाएं। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि बातचीत के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की है। बातचीत के लिए एक माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पे ज़्यादा बनती है, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि आतंकवाद के रहते रहते बातचीत करना मुश्किल है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की जो कल की खनक थी वो आज नहीं दिखाई दी और
शायद उनके पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा वही हो। गुपकार संगठन का और सारे संगठन में जो लोग हैं सबों ने अपने अपने मत दिए। 70 के क्लास 3 में लिखा है कि ये आर्टिकल खत्म अगर करने का फैसला हो वो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मर्जी से होना चाहिए, और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 1956 में कहा कि ये कंटिन्यू करना है। जो आईएन में दर्ज बातें हैं, हुकूक हैं, उनके बारे में आपने तब्दीली लानी है, तो ऐसे बड़े फैसलों के बारे में हमें भी एतमाद में लेना चाहिए था। हमारी तजावीज़ भी, सजेशंस भी हमें पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए था। इस मत के बाद अपने विचार दिए। उन्होंने कहा कि बातें बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भी हुई। अब चूंकि आने वाले चुनाव में गुपकार संगठन में अब सबसे बड़ी बात है कि इस संगठन के बाद कांग्रेस ने भी एजेंडा रखा, जिसमें कश्मीरी पंडितों की बात रखी उसने, और उसने परिसीमन की भी बात रखी, उन्होंने चुनाव कराने की भी बात रखी, बेरोजगारी की भी बात रखी। उन्होंने 5 चीजों को वहां पे रखा। तमाम चीजों के कहने के बाद हमने 5 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। हम लोगों ने ये बताया कि भाई सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे। तो हम लोगों ने कहा कि अब समय तो आ गया है, सब इलेक्शंस वगैरह हो गए और अभी शांति भी है, सीज फायर भी है। हम लोगों ने ये भी मांग की कि आप कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करना है, अब आपने पंचायत के इलेक्शन किए, जिला परिषद के इलेक्शन किए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विधानसभा न हो? तो इसलिए विधानसभा का इलेक्शन भी तुरंत करना चाहिए, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए। तीसरी चीज हमने बताई कि बहुत बड़े जमाने से हमारे डोमिसाइल, हिस्टोरिकली डोमिसाइल रूल्स थे। केंद्रीय सरकार को ये गारंटी देनी चाहिए कि वो भी जब बिल लाएगी तो उसके साथ हमारे जमीन की गारंटी, और जो लोकल मुलाजिम है, IAS IPS वो तो आते रहेंगे, जो हर स्टेट में है वहाँ भी आते रहेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की अभी तक हमारे साथ एक सुविधा थी, वो सुविधा की गारंटी देनी चाहिए। फिर हमने कहा कश्मीरी पंडित जो है पिछले 30 साल से वो बाहर हैं, बहुत सारे जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं कुछ, लेकिन अधिकतर बहुत बड़ी संख्या जो है वो बाहर है। ये हमारी मौलिक ड्यूटी है कि वो कश्मीर के पंडितों को वापस लाएं। गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि जो हम वचनबद्ध है स्टेट देने के लिए, लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी हम वचनबद्ध हैं और स्टेटहुड देने के भी वचनबद्ध हैं। अब हम जानते हैं कि परिसीमन जो होने की बात राज्य सरकार को करना है, केंद्र सरकार ने कहा, तो परिसीमन कश्मीर में 1963, 73, 95 के बाद अब परिसीमन होने जा रहा है, यानी कि 2021 में। यह अनुच्छेद 82 के तहत होता है और प्रत्येक जनगणना के बाद यह इसको किया जाता है। निर्वाचन आयुक्त जो हैं सुशील चंद्रा तथा इसके जो परिसीमन के आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, और केंद्र ने इसे 18 फरवरी 2020 में इसका गठन किया था। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ 4 अन्य राज्य चूंकि चुनाव आयुक्तों को भी पदेन सदस्य इसमें बनाया गया। अब चुनाव आयुक्त और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के एक्स ऑफिशियलों के सदस्य भी इसमें होंगे, जो भी परिसीमन के लिए जो गठन किया गया है आयोग। और 18 फरवरी को नई दिल्ली में हुई थी इसकी पहली बैठक, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मंसूदी और मोहम्मद अकबर लोन सभी लोग शामिल थे। और उनका सीधा तर्क यही था कि पार्टी ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर 370 के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और चुनौती दी है, इस वजह से इसमें हम लोगों का शामिल होना संभव नहीं है।
अब ऐसी परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के सांसद जितेंद्र शर्मा और जिगोल किशोर सिंह शामिल हुए और इनका सुझाव था कि केवल जनसंख्या ही नहीं, भौगोलिक स्तर को भी अपने चुनाव में परिसीमन में लेकर के इसका गठन करना चाहिए। परंतु 4 मार्च को देर रात अधिसूचना जारी करके इसकी अवधि 1 साल बढ़ा दी गई और इसमें बाकी जो 4 राज्य थे, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और इन लोगों को, मतलब 4 राज्यों को हटा दिया गया। इनमें से इन 4 राज्यों को हटाने के बाद, क्योंकि जो परिसीमन के बाद वहां पे तस्वीर उभर कर आ रही कि जैसे कश्मीर में 46, जम्मू में 37 सीटें होंगी, क्योंकि 4 सीटें ऑलरेडी लद्दाख की हट चुकी हैं 87 में से। और बाकी जो बातें आ रही हैं मीडिया में या अन्य जगह कि 24 सीटें जो हैं वो पीओके के हैं, तो पीओके की जहां तक बात है तो अभी पीओके का थोड़ा सा वेट करना चाहिए, उन सीटों को हम लोग किनार करके चलते हैं। लेकिन मुफ्ती महबूबा को यह सोचना चाहिए कि यदि वो पाकिस्तान से बात करने के लिए भारत सरकार को एडवाइस देती हैं तो क्या पीओके में जो चुनाव होने जा रहा और जो पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पीओके के प्रधानमंत्री और वहां के जनप्रतिनिधियों को फटकार लगाई, क्या कभी वहां के जनप्रतिनिधियों पाकिस्तान ने कहा कि आप भारत से डायलॉग कर ले, भारत से सुझाव ले लें? अगर वो नहीं कह पाते हैं तो आप क्यों इतनी बड़ी रहनुमा बनती हैं पाकिस्तान की, और उससे आपको क्या फायदा है? अगर केवल राजनीतिक फायदा छोड़ दिया जाए तो आपको कोई फायदा नहीं और पूरी तरह से इस देश की अखंडता, इस देश की संघीय ढांचे को नुकसान ही होगा। 5 अगस्त 2019 में आप समझ लें कि उसी दिन 35A और धारा 370 हटा दिया गया था। उसके बाद से घाटी में जो स्थिति उत्पन्न हुई दिसंबर तक में, अगस्त से दिसंबर तक में 4,90,000 घाटी में लोग बेरोजगार हो गए, 17,800 करोड़ का नुकसान हो गया, 5 लाख पर्यटकों का टर्नओवर जो वहां हमेशा होता था उस समय वो नहीं लगा, उन पर ग्रहण लग गया। और 2021 और 22 नहीं 2020 और 21 का जो बजट इस बार हुआ, उसमें बजट में 4,545 करोड़ की योजनाएं बनी थी कश्मीर के लिए, जिसमें 1,235 परियोजनाओं का भी जिक्र था जो कश्मीर में शुरू की जाएंगी। इसमें सिर्फ आप समझ लीजिए कि जो 4,545 करोड़ में सिर्फ आप उसमें 710 करोड़ ही खर्च हुए, जिसमें 1,055 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ इसमें खर्च हुआ, मिले उसमें 710 करोड़ रुपया। तो इस परिस्थिति में जो पैसा मिला भी कम, खर्च भी उससे कम हुआ और वादा था कि 25,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। पहले तो आप समझ लीजिए कि 400 करोड़ का व्यापार था 370 के पहले, अब घट के 250 करोड़ हो गया एक वर्ष में। अब 500 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था हमेशा वहां पर, जो भी कश्मीरी कारीगरी की चीजें थी, कालीन हो गया, अखरोट के फर्नीचर हो गए, शॉल हो गए, इसमें 70% व्यापार ठप हो गया और इन व्यापारों से जुड़े सारे लोग बेरोजगार हो गए, खास करके मजदूर लोग, जिसमें 30% आधी आबादी की महिलाएं कामगार हैं। अब ये सबसे अहम मुद्दा उठता है कि इतनी बड़ी जो व्यापक तौर पे कश्मीर को लेकर के इश्यूज हुआ हमारे देश में, इसमें एक अहम मुद्दा यह है कि 1990 से भाजपा हमेशा वहां पर कश्मीरी पंडितों को लेकर आवाज उठाती रही। वहां पर आज भी जम्मू में आप देखेंगे 45,000 के लगभग 2 BHK फ्लैट्स बना करके रख दिए गए हैं। आज भी क्या यही उनकी जिंदगी है? कश्मीरी पंडितों से 1-2 मेरी भी बात हुई हैं, उन लोगों ने कहा कि यही जिंदगी है। एक डोमिसाइल के लिए वो तरसते हैं, मजबूरी में जिन चीज़ों को उन्होंने कश्मीर में छोड़कर, वादी में, घाटी में छोड़कर वो कम दाम पर औने पौने में बेच के चले आए, क्या सरकार उसको निरस्त करके उन्हें नहीं दिला सकती है? इसी और दूसरी चीज, इतने बड़े सम्मेलन में कभी भी उनकी प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी को नहीं बुलाया गया जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके, क्योंकि उनकी भी एक बहुत बड़ी संख्या है और भाजपा हमेशा से उनके वोटों की राजनीति करने के लिए उनकी बात उठाती रही है। उसके सबसे बड़े रहनुमा अनुपम खेर, सुशील पंडित, किसी को तो आप बुलाते इस पूरे दौर में। बीजेपी के समर्थन में चिल्लाते रहते हैं ये लोग, मगर क्या हुआ? 31 वर्षों में
और यूं समझ लें कि टोटल 2090 से अभी तक और पिछले 7 वर्षों में केवल बीजेपी की अखंड सरकार रही है और इस अखंड सरकार में अब तक केवल और केवल इंतजार रहा उनका और इस इंतजार का कभी अंत नहीं हुआ। मगर एक यक्ष प्रश्न यह है कि क्या यह केवल राजनीति के लिए हो रहा है, कश्मीर को जीतने के लिए हो रहा है, कश्मीरियों को जीतने के लिए नहीं? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के सुपुत्र उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि दिल्ली से और दिल से दोनों की दूरी अभी कम नहीं हुई है, कश्मीरियों की और कश्मीर की। तो इस दूरी को कम करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 4 उप मुख्यमंत्री और 4 मुख्यमंत्री जो भूतपूर्व हो चुके वो सभी शामिल थे और पैंथर्स पार्टी और तमाम पार्टियों के लोग शामिल थे। इनका भी एक एजेंडा था कि जो भी यहाँ पर लड़ने वाले लोग थे उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। लेकिन रिहा करने के बाद क्या कश्मीर का स्वरूप होगा? लेकिन सरकार जो है पीपल्स सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को जिस तरह से किसी को 1 वर्ष, किसी को 1.5 वर्ष, किसी को 4 महीने, किसी को 7 दिन तक बंद करके नज़रबंद करके रखी, उसके बाद लोगों को छोड़ी, तो शायद लोगों को यह भी एहसास हुआ कि नहीं, सरकार और कानून कुछ चीज़ होती है और कश्मीर की स्वतंत्रता उनके लिए ही की जा रही है। मगर इसमें राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए बीच बीच में पाकिस्तान का नाम और कश्मीर को बदनाम करने में कश्मीर के नेताओं का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसी के साथ आपके साथ भी एक प्रश्न है कि क्या यह सब कुछ आने वाले चुनाव के लिए हो रहा है? और कश्मीर में होने वाले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? कश्मीर का विकास या धारा 370 35A? बताइएगा आप जरूर कमेंट्स करके। नमस्कार।